श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सुमित उगे मुगे इनका सवाल है कि एक लड़की है, उनको घर में भी पहले जहाँ वो पैदा हुई उस घर में भी उसको बहुत तकलीफ़ थी क्योंकि पिताजी को लड़का चाहिए था और 3 लड़कियाँ थी। जहाँ शादी कर कर आई है वहाँ भी उनको बहुत तकलीफ़ है। उनको ऐसा लगता नहीं कि जीना चाहिए जीवन में, अपना जीवन ख़त्म कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा उनको लगता है। तो क्या करना चाहिए? ये सीधी सी बात है कि अपना जीवन बहुत मूल्यवान है। किसी के भी कारण वश अपने जीवन को खत्म करना ये बहुत बुरी बात है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इंसान में कोई भी विपरीत परिस्थिति में जीने की क्षमता होती है और वो जीते आया है। हमारे समाज में इतने काफी लोग हैं कि जिनको आज रात को खाना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है और कल सुबह उठकर खाने को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है, फिर भी वो आनंद से अपने जीवन में जीते हैं। उनसे तो हमारी परिस्थिति बेहतर है। ये ठीक ढंग से अपने आप को समझाने की जरूरत है। ठीक है, मायके में लड़कियां थी इसलिए समाज में जो भी स्थिति है, जो भी मान्यता है, जो भी विचारधारा है उस कारण काफी तकलीफें हुई। नकोशी कहा गया, लड़कियां नहीं चाहिए कहा गया, इस कारण सम्मान नहीं मिला, इस कारण शायद पिताजी का उतना प्यार भी नहीं मिला। ये सब होगा, शायद पति के घर में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अब वो पति के साथ में जीना है कि मुझे अपना जीवन अपने ढंग से जीना है, ये मेरे हाथ में है, ये मैंने तय करना चाहिए। अब ये जानता हूं कि ये बात आसान नहीं होती है। जो स्त्रियां अब आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, उनका जीवन कितना दुभर होता है, यह मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। तो नए ढंग से जीने का सोचिए। कई स्त्रियां ऐसी होती है कि पति होती है तब बिल्कुल वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात मन में सोचती भी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश पति से अलग हो गई या फिर पति ही दुनिया से निकल गया, तो उसके बाद में यही औरत, यही स्त्री पूरे ताकत से भिड़ जाती है। जो भी उसको संसाधन मिले उसके आधार पर कुछ आर्थिक कमाई शुरू करती है, अपने बच्चों को बहुत मेहनत से उनका पालन पोषण करती है। यह भी चित्र हमारे समाज में है, पूरे दुनिया से लड़ जाती है। तो ये हमेशा इस ढंग की आपत्ति आने के बाद ही क्यों करना चाहिए? मेरे जीने के लिए मैंने क्यों नहीं करना चाहिए इस ढंग की लड़ाई? ये हर स्त्री ने सोचना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि पति के घर में जीने लायक कुछ बचा नहीं है तो छोड़ दो। कोई भी आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, रख नहीं सकता है। अपने आप को स्वतंत्र खड़ा करो, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनो। नहीं तो पति के साथ में रिलेशन सुधारने का प्रयास कर देखो। और ये प्रयास करने के बाद भी अगर रिलेशन नहीं सुधार पाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, वो जीने में कोई मतलब नहीं ऐसा लगता है, तो छोड़ने का निर्णय पक्का करो और अपने पैरों पर ताकत से खड़े रहो। फिर समाज में अकेली स्त्री रही तो उसको बहुत तकलीफें होती है। भाई, मी टू आंदोलन है अभी, चिंता मत कीजिए। पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही अभी कि कोई भी आप पर जबरदस्ती कर दे, आपके इसके स्थिति का फायदा उठा ले। आपके हाथ में आजकल सोशल मीडिया है, बिल्कुल मत डरिए। अकेले रहने के लिए भी मत डरिए। पहला प्रयास तो होना चाहिए कि हम जहां हैं वहां के रिलेशन हम कितने बेहतर बना सकते हैं, उसका प्रयास करें। इसके बावजूद उसमें कोई तथ्य नहीं ऐसा लगे तो अपना स्वतंत्र जीवन स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त करें। लड़कियों के लिए यह बहुत कठिन होता है, स्त्रियों के लिए बहुत कठिन होता है, यह मैं जानता हूं। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में यह बहुत ही कठिन है, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद हजारों स्त्रियों ने इस ढंग के निर्णय लिए हैं, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी है। ये भी हुआ है, ये भी वास्तविकता है। उनमें से एक हम बने।
हारे हुए खिलाड़ी क्यों बने? जीत की कोशिश करने वाले खिलाड़ी बने। ऐसा ही सवाल है उसी से लगभग जुड़ा, पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आजकल का जनरेशन के लड़के लड़कियां उनके रिलेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से सुसाइडल थिंकिंग करते हैं, तो वो क्या करें, उनको कैसे आप समझाएंगे? सेजल फेंडर इनका सवाल है कि आज के जनरेशन के लड़के लड़कियां जब भी उनके रिलेशनशिप्स में या फिर शादी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उनके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत आती है, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो हर व्यक्ति ने अपने आप को समझाना चाहिए कि मुझे जीवन में आनंद से जीने का अधिकार है, इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। और नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट शनिचर का विषय मैं यही लेने वाला हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मुझे आनंद से जीने का अधिकार है? क्या इस दुनिया में मैं आनंद से जी सकता हूं इतनी विपरीत परिस्थितियों में? इसी विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये जो हमारे जीवन के पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये उस बहाने मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मुझे, हर व्यक्ति को आनंद से जीने का अधिकार है, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे मैरिज से आने वाली रिलेशनशिप हो, चाहे मायके वाली रिलेशनशिप हो, जिस घर में हम पैदा हुए उस घर के लोगों के साथ में हमारी रिलेशनशिप हो, ये सभी रिलेशनशिप्स आनंद के लिए। ये आनंद में जिम्मेदारियां नहीं हम टालते हैं। जिनके ऊपर हम प्यार करते हैं उनके लिए मेहनत करना, यह भी आनंद का हिस्सा होता है। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो। तो रिलेशनशिप से आनंद मिलना आवश्यक है। वो प्राप्त करने की क्षमता हमारे हाथ में होती है। जब उसमें से आनंद मिलना असंभव है, ऐसा हमको लगता है सभी प्रयास करने के बाद, तो उसको हमने खत्म करना चाहिए। लेकिन जीवन को नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। नेचर ने हमें उसी लिए पैदा किया है। इसलिए ये जो हमारे मन में विचार आता है, सबसे पहले निकाल फेंकिए। इंसान में किसी भी विपरीत परिस्थिति में जीने की क्षमता होती है। थोड़ा इर्द गिर्द देखिए, दूसरे के दुखों को अपना बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा खुलकर लोगों का जीवन देखिए। खास कर जो लोग बहुत गरीबी में जीते हैं उनका जीवन देखिए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। इतनी विपरीत परिस्थिति में ये लोग आनंद से जीते हैं, तो इनसे तो हमारी कितनी बेहतर परिस्थिति है, और छोटी छोटी बातों को हम कितना बतंगड़ बना लेते हैं, ये हमारे ध्यान में आ जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसे निराश होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आप गरीब बस्ती में जाइए, उनके साथ में थोड़ा संपर्क कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा हमारे जीवन की समस्याएं कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसी स्थिति में भी इस ढंग से अपने जीवन में जी रहे हैं, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह मन में आती है तो उसको निकाल फेंकिए। लेकिन अगर बार बार मन में सुसाइडल विचार आते हैं तो फिर साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आपके शरीर में यानी माइंड में, ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, इस कारण ये टेंडेंसी आपको लग रही है। तो वहाँ साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है, और इसमें कुछ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के बारे में ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 3, क्या सच्चा प्यार दूसरे बार भी हो सकता है? गणेश जी। क्वेश्चन 3, क्या सच्चा प्यार दूसरे बार भी हो सकता है? बहुत गहन प्रश्न है। प्यार क्या चीज है? मैंने अपने जीवन में इस बारे में बहुत जानने की कोशिश की। हजारों लोगों का प्यार बहुत नजदीक से देखा। इसमें जो भी रिसर्चेस हुए वो उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की।
नेचर ने ही हमको जो बनाया है वो इटरनल प्रेम वगैरह करने के लिए नहीं बनाया है। एक बार जिसके साथ में प्यार हो गया उसके साथ में पूरी जिंदगी भर हम प्यार करते रहें, ये जो इटरनल प्रेम की और फिर 7 जन्मों का प्रेम वगैरह वगैरह ये जो कल्पना है, ये हमने सब्लिमेट की हुई कल्पना है। जैसा हम भगवान के साथ अपने आप को भगवान के साथ में इटरनल जोड़ लेते हैं, ये जो हमारी निरंतरता की चाह है, अमरत्व की चाह है, उसमें से पैदा हुई बात है। उसी ढंग से प्यार के बारे में हमने किया है, जिसको अमरत्व दे दिया, एक निरंतरता दे दिया, इटरनल स्थिति दे दी। 7 जन्मों तक हम प्यार करते रहेंगे। ये जीवन की वास्तविकता नहीं है। एक बार आप किसी से प्यार करते हो और उसमें से किसी कारणवश आप बाहर गिर गए, चाहे प्रेम भंग होने के कारण गिर गए, चाहे दोनों में अनबन होती है इसलिए गिर गए, चाहे दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है ऐसा लगता है, कॉम्पैटिबल नहीं है ऐसा लगता है इसलिए सेपरेट हो गए, कारण कुछ भी हो, तो एक बार हम पहले प्रेम से अगर बाहर आए हैं ऐसा आपको लगता है तो उसमें से पूरी तरह से बाहर आइए। अपने आप को देवदास मत बनाइए। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत किसी के प्यार में गिर जाओ। उल्टा मैं हमेशा सलाह देता हूं, क्योंकि बहुत ये प्रेम प्रकरण में अपनी जिंदगी में हैंडल करते आया हूं। हमेशा ये होता है कि पहला प्रेम भंग हो गया, उसके बाहर आते ही दूसरे प्रेम में गिरने की इंसान की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, मुझे सेटबैक मिला है, मैं सिद्ध कर बताऊंगी अपने आप को, सिद्ध कर बताऊंगा मैं अपने आप को, दूसरा प्रेम प्राप्त करूंगा, और दूसरे प्रेम पर वो क्लिंग हो जाता है। ये भी बहुत गलत है। इसमें से दूसरा प्रेम ज्यादा असफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। शांति से बाहर आइए, अपने आप को ठीक ढंग से संभालिए, बार बार समझाइए, और उसके बाद में अगर किसी के प्रति आपको आकर्षण लगा और उसमें से प्रेम पैदा हुआ तो अपने आप को रोकिए मत। ये नेचुरल प्रोसेस होने दीजिए। खुद होकर किसी पर प्रेम करने का प्रयास मत कीजिए। जब आपको लगेगा कि मैं पहले प्रेम भंग से या फिर पहले प्रेम से पूरी तरह से बाहर आया हूं, उसी के बाद किसी और के प्रेम में गिरने के लिए अपने आप को अलाउ कीजिए। अब शायद आपके सवाल का दूसरा भी मतलब हो सकता है कि एक प्रेम में मैं पहले से हूं, उसके साथ मैं प्रेम करता था और उसी वक्त मुझे दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? अब हो तो सकता है, कुछ लोगों के बारे में होता है। मुझे मेरे मित्र की एक कहानी मालूम है। मेरे 2 मित्र सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले एक ही लड़की से प्यार करते थे। अब दोनों एक लड़की से प्यार कर रही है। यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लड़की एक को चूज करे, बात खत्म हो जाए। लेकिन वो लड़की भी दोनों से प्यार कर रही और वो कह रही मेरे समझ में नहीं आती है कि मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूं। इसलिए जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में काम करने वाले हमारे मित्र तीनों ने तय किया कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। और ये 2 पुरुष मित्रों ने एक स्त्री मित्र के साथ में शादी की, बाकायदा शादी की, केवल रहे नहीं। अब ये शादी तो लीगल नहीं होती, आप सबको मालूम है, लेकिन लोगों के सामने तो शादी कर आया। बहुत विचित्र लगता था हम सब लोगों को कि एक ही वक्त में एक लड़की 2 लोगों के साथ में प्यार कर रही है और 2 लड़के उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब जो भी मेरा स्टडी था उसके आधार पर यह शादी लंबी चलने वाली नहीं है, ये पता था। वैसे ही हुआ। कुछ ही सालों में वो लड़की एक लड़के के साथ में ज्यादा रहना शुरू हुई। दूसरे लड़के के ध्यान में आया कि मेरा यहां स्थान कम है। वो बाहर आया, उसने अपने आप को समझाया, पूरी तरह से अलग हुआ और बाद में उसने दूसरी शादी की, दूसरे लड़की के साथ शादी की।
अब इसमें एट ए टाइम उस लड़की को लगता था दोनों मित्र थे इसलिए दोनों के प्रति मेरा प्रेम है। अब शायद आपके सवाल का यह भी मतलब हो सकता है कि एक प्रेम में एक व्यक्ति है और उसी वक्त उसको दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम लग रहा है। ऐसा अगर होता होगा तो यह होना संभव है, लेकिन ये प्रेम है कि नहीं ये हमने ढूंढना चाहिए। कम से कम प्रेम के बारे में जो भी अच्छे विचार समाज रखता है, मैं भी रखता हूं, साइकोलॉजी में जो भी अभ्यास होते हैं उसमें इसको प्रेम नहीं कहा जाता है, इसको आकर्षण कहा जाता है, इन्फेचुएशन कहा जाता है। यह आकर्षण हमको पहले प्रति लगता है व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के प्रति भी लग रहा है पहले रिलेशन में होने के बावजूद। तो अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को समझाना होगा, सबसे पहले अपने आप को परखना होगा कि सही में ये प्रेम है नहीं है, इसको मैंने महत्व देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरा जो पार्टनर है जो मुझसे प्रेम करता है उसके साथ ये बर्ताव मैंने करना योग्य होगा नहीं होगा, या फिर उसने मेरे साथ बर्ताव किया तो क्या होगा इसी ढंग से। वो अगर मेरे साथ में प्रेम में है और उसने दूसरे के साथ में ऐसा ही प्रेम किया तो मुझे कैसा लगेगा। इस बारे में सोच कर देखो, शायद इस सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा। अगला सवाल है, आजकल के लड़के लड़कियां शादी के बारे में उदासीन क्यों रहते हैं? मंगल तरड़े इनका सवाल है कि आजकल के लड़के लड़कियां शादी के लिए उदासीन क्यों होते हैं। मंगल तरड़ेकर इनका सवाल है। सभी लड़के लड़कियों के बारे में ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बात सही है कि कुछ लड़के लड़कियां जो करियर बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, खास कर लड़कियां, उससे शादी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, लेकिन समाज के दबाव के आगे उनको झुकना पड़ता है। माँ बाप का बहुत आग्रह होता है, झुकना पड़ता है, और फिर जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। कई लड़कियां खुलकर जब बात करती है तो कहती है वो तो माँ बाप के लिए शादी कर रहे हैं, बहुत चलने वाली नहीं शादी, 2 साल में निपट जाएगी। यानी पहले से दिमाग में यह तय होता है कि एक बार शादी कर लूँ तो माँ बाप की हमेशा के लिए कटकट चली जाएगी, हमेशा के लिए जो पीछे लगना है, शादी कर शादी कर शादी कर, उससे छुटकारा पा लेंगे और 1-2 साल में डाइवोर्स ले लेंगे। अरे लेकिन इसमें उस लड़के का बलि जाएगा ना। उसने अगर लाइटली नहीं सोचा है, उसने सीरियसली सोचा है, तो उस लड़के की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शादी ये बहुत जिम्मेदारी का निर्णय है। जिन लड़के लड़कियों को शादी की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, उन्होंने नहीं उठानी चाहिए, नहीं शादी करनी चाहिए, किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए, माँ बाप के दबाव के आगे भी झुकना नहीं चाहिए। उनको प्यार से हर माँ बाप को समझाया जा सकता है। माँ बाप इतना प्रेम करते हैं अपने लड़के लड़कियों से कि उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, उनको जीता जा सकता है। कोई भी दबाव के अंदर शादी मत करो। शादी करना है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ताकत से स्वीकारनी चाहिए, उसमें ईमानदार होना चाहिए। शादी के साथ में आने वाली सब जिम्मेदारी, उसके लिए अपने आप में बदलाव करने की तैयारी, क्योंकि शादी एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट होती है, वो बदलाव तो आपको करने ही पड़ेंगे। किसी को एक स्वतंत्र लाइफ जीने की आदत हो गई कि किसी की कोई बात नहीं सुननी है, मेरे मन के अनुसार मैं अपने जीवन में जीऊंगी, इस ढंग की आदत हो गई। कोई जिम्मेदारी स्वीकारना नहीं है, अपना मैं कमाता हूं, अपना मैं कमाती हूं, अपने ढंग से जीती हूं। ये जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड लेकर हम शादी नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको बदलाव लाना ही पड़ता है। 2 व्यक्तियों को साथ में जीना सीखना ही पड़ता है, और इसकी जिनमें तैयारी नहीं है उनको शादी न करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और भारत जैसे देश में तो होना चाहिए। या तो लोक संख्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद है, जितने बच्चे कम पैदा हो गए उतनी अच्छी बात है।
और 5-10% लोगों ने बच्चे कम पैदा किए तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक ये प्रतिशत 50 के ऊपर नहीं बढ़ता है तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने शादी का निर्णय न लेना ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे का कारण होता है कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता नहीं गंवाना चाहते हैं। पुरुषों के बारे में शायद ये कम होता है, यानी स्वतंत्रता गंवाने का डर, लेकिन लड़कियों के बारे में ये बहुत ज्यादा होता है। खास कर वो लड़कियां जो अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन परंपरागत जो जिम्मेदारियां शादी की आती है जिसकी बहुत अच्छी जानकारी उनको होती है, उनको ये पता होता है कि मैं जब शादी करूंगी ये सब जिम्मेदारियां मुझे ढोनी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी और इसके लिए मेरी तैयारी नहीं है, तो वो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं। और मैंने जैसा कहा कि माँ बाप के दबाव में वो केवल नाटक शादी का करती है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति का बलि चला जाता है, केवल व्यक्ति का नहीं जाता है, एक फैमिली का, 2 फैमिली का बलि जाता है। तो ये निर्णय अपना होना चाहिए। अब दूसरी बात भी हमने सोचनी चाहिए कि बगैर शादी के जीना है तो उसके भी परिणाम क्या है, शादी के फायदे क्या हैं। बगैर शादी अगर अकेले जीना है तो जब तक जवान है तब तक ठीक है, आगे में आपको साथ किसका मिलेगा? आपके सुंदरता के कारण आपका साथ बार बार आपको मिलता है, अभी बाद में कैसा मिलेगा? फिर आपको केवल अकेले जीना पड़ेगा। इन सब बातों के बारे में भी विस्तार से हमने सोचना चाहिए और उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। अब यह हो सकता है कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी है, 30-35 के बाद में मैं सोचूंगी या सोचूंगा। हाँ, ये हो सकता है आज के जो दुनिया में, अगर वो खुद करियर करती है, करता है, अच्छी कमाई कर लेता है, खुद का जीवन खुद जी सकता है, तो लोग 30-35 के बाद भी शादी के बारे में सोच सकते हैं। करनी है, नहीं करनी है, पार्टनर मिलेगा, नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम वाला मिलेगा, डाइवोर्सी मिलेगा, ये सब बात की बात है। अगर मुझे जिंदगी भर बगैर शादी के जीना है तो ये भी निर्णय हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, उसके साथ में क्या जिम्मेदारियां आती है। मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई भी निर्णय लो, हर चीज की कीमत आपको देनी पड़ती है। समाज में जो चल रहा है उस रूटीन से चलने की भी कीमत देनी पड़ती है, और उसके विपरीत आपको अगर तैरना है तो उसकी भी कीमत आपको देनी पड़ती है। कोई भी निर्णय आसानी से आपको बगैर कीमत दिए जीवन में आप अमल में नहीं ला सकते हो। तो हम कौन सी कीमत देना चाहते हैं, ये विचारपूर्वक हमने तय करना चाहिए और उसके आधार पर ये निर्णय लेना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा कोई विचार ये पीढ़ी पर यानी जनरेशन पर मैं नहीं थोपना चाहूँगा कि ये लड़के लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, उनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उनको ये अधिकार होना चाहिए, ये लेकिन आग्रह से कहूँगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 5। पति पत्नी से बहुत प्यार करता है मगर पत्नी को उस पर विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि पति झूठ बोल रहा है। ऐसे समय में पत्नी को कैसे समझाए? सचिन साखरकर इनका सवाल है कि अपने पत्नी को बहुत प्यार करने के बावजूद अगर पत्नी को नहीं लगता है तो कैसे समझाए। समझाने की कोशिश ही करने की जरूरत नहीं है, प्यार करते रहो, दैट्स ऑल। प्यार कोई समझाने की बात है, ऐसी बात नहीं है। प्यार आंखों से दिखता है, बर्ताव से दिखता है, बातों से दिखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, और सामने के व्यक्ति को यह समझ में आता है। नहीं आता है तो उसका प्रॉब्लम है, आप क्यों उसकी चिंता करते हो? पति को पत्नी को अगर नहीं लगता है कि आप प्यार कर रहे हो तो यह पत्नी का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। हां, प्यार को शब्दों में कभी कभी व्यक्त करने की जरूरत होती है, बीच बीच में वो शब्दों में भी व्यक्त करना चाहिए। बर्ताव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके आंखों से, आपके चेहरे से प्यार हमेशा व्यक्त होता है। उसको शब्दों की जोड़ दो, बस वहीं तक देखो, उससे ज़्यादा इस बात की चिंता मत करो। हमेशा अपने जीवन में हमने याद रखना चाहिए कि मेरी ओर से मैं मेरा कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम जो है वो आगे के व्यक्ति का है, वो देखेगा।
इस ढंग से छोड़ दिया करो प्रॉब्लम्स को। आगे क्वेश्चन 6, मेरे पति अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करते, उससे कई बार बहुत परेशानी होती है, तो क्या करें? मंगल तरवेकर। मंगल तरड़ेकर, इनका सवाल है कि मेरे पति अपनी बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, तो उसके लिए क्या करें, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। ये स्वभाव को भी समझ लेना एक स्किल है, वो हमने डेवलप करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग नहीं व्यक्त कर पाते, नहीं बोलना चाहते, ये भी उनका अधिकार हमने मान्य करना चाहिए। हम अपनी बात करते रहना चाहिए, हमको जो लगता है वो कहते रहना चाहिए। सामने के व्यक्ति का प्रतिसाद मिले ना मिले, कोशिश करते रहनी चाहिए। उनका प्रतिसाद नहीं मिले तो नाराज नहीं होने का, लेकिन अपनी बात खुलकर कह देनी चाहिए। जो अपने को आप कहना चाहती हो वो कह देना चाहिए। ये कुछ व्यक्तियों के स्वभाव का भी परिणाम होता है, उनको आदत नहीं होती है। अभी ये तो मैं काउंसलिंग में हमेशा देखते आया हूं, 8-8 दिन कोशिश करते रहते हैं पत्नी के साथ में कुछ कहना है, लेकिन सर हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे हिम्मत की क्या बात है, छोटी सी बात है, कह दो। कहना चाहते हो ना मन से, कह दो ना। नहीं सर, वो जाने के बाद में ऐसा लगता है कि अटपटा लगता है, ऐसा लगेगा क्या झूठ बोल रहा है अपना पति अपने साथ। तो जो मन में होता है उसको व्यक्त करने की कई लोगों की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आदत नहीं होती है, उनका स्वभाव उस ढंग का नहीं होता है, और 2 दिन में ये बात सीखना भी कठिन हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो ये भी हमको मान के चलना चाहिए, समझ के चलना चाहिए। अपना वन वे ट्रैफिक शुरू रखना चाहिए। हमको जो लगता है हम व्यक्त कर रहे हैं, सामने के व्यक्ति को उनको व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको भी कुछ कहना है तो कहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो ठीक है। ये एटीट्यूड अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है हर रिलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और उस व्यक्तित्व में उसने बदलाव करना कि नहीं, ये उसका अधिकार भी होता है और उसके हाथ में भी होता है। हम केवल प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये मर्यादा हमने अगर समझ ली और दूसरे को जैसा है वैसे स्वीकारने की तैयारी रखी तो काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन 7, जॉब करने वाली अगर स्त्री है और उसको पति के अलावा किसी और से रिलेशन ही नहीं रखना है, तो उस पति के रिलेटिव्स ने उस पत्नी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? संगीता वाकड़कर। संगीता वाकड़कर, इनका सवाल है कि एक पत्नी है जो कमाई करना चाहती है, कमाई करती है, और वो और किसी के साथ में रिलेशन ही नहीं रखना चाहती, तो ऐसे के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? वो रिलेटिव्स ने कैसा बर्ताव? तो रिलेटिव्स ने कैसा बर्ताव करना चाहिए? सीधी सी बात है, ऐसा विचार रखना किसी का अधिकार है, यह हमने मन से मान्य कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद कमाई करती है, अपने पति के अलावा और किसी के साथ में रिलेशन नहीं रखना चाहती है, बस राजा रानी का संसार करना चाहती है, ठीक है, ऐसी कुछ व्यक्ति हो सकती है समाज में, उनको एक्सेप्ट करे और आगे निकल जाए। अभी समाज के लिए ये निर्णय अच्छा है क्या? इस ढंग के लोग अच्छे हैं क्या? समाज में ऐसे लोगों को मान्यता देनी चाहिए क्या? नहीं, फिर भी कुछ को तो अधिकार होना चाहिए ना। ये उनका अधिकार, ये उनका निर्णय हमने मान्य करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। उसके अंदर बहुत घुसने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनके ऊपर बॉयकॉट भी नहीं डालना चाहिए। अब रहा सवाल, ये हो गया व्यवहारिक बर्ताव की बात। अब जैसा हक का घर है, शायद भाई का घर है, बहन को लगता है बार बार भाई की तरफ जाए, और उसके भाभी को यानी उनके पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, ना जाए, भाई से बाहर ज़्यादा मिले।
वो मिलना ही नहीं चाहती तो उसके घर में जाकर क्यों उसको तकलीफ दे? घर के बाहर जाकर भाई को आवाज दे, चलो बाहर जरा थोड़ा घूम के आएंगे। इस ढंग से भी रिलेशंस निभाए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, दूसरों के विचार हमें मान्य नहीं, दूसरों का बर्ताव हमें मान्य नहीं, हमें वो गलत लगता है, इसके बावजूद उनको वो अधिकार है ये स्वीकारना और उसका सम्मान रखना, आदर रखना, यही सही माने में मानवीयता है और यही सही माने में लोकतंत्र और इक्वालिटी का मतलब है। ये अगर हम स्वीकारेंगे तो हमको ऐसे भी रिलेशन स्वीकारना आसान होगा। अब इसमें अगर आर्थिक बातें आती हैं, समझो माँ बाप की बात है, बहू बिल्कुल साथ में नहीं रहना चाहती है और माँ बाप की कमाई ऐसी नहीं है पेंशन्स वगैरह की वो आराम से जी सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा व्यावहारिक बातों का जो मुद्दा आता है, आर्थिक बातों से जुड़ा हुआ, तो उसको अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश सभी रिश्तेदारों ने करनी चाहिए। ठीक है, उस घर में नहीं वो रखना चाहते, अलग से रहेंगे, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। 4 लोगों ने बोलना चाहिए कि तुम दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने मिलकर कुछ हिस्सा देना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और आजकल तो उसके लिए कानून भी बना है। तो वो बातें जो होती हैं वो थोड़ा सा सामंजस्य से एक दूसरे के साथ में बातचीत कर कर रिश्तेदारों ने सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक किसी का लगना है, किसी का इस ढंग का विचार रखना है, वो उनका अधिकार है, ये स्वीकारना और उनका सम्मान करना ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें रिलेशन भी बेहतर रहेंगे। अगला सवाल है, एक्चुअली ये टॉपिक से जुड़ा नहीं है बट उनका बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम ले सकते हैं शायद कि मैं बहुत डर रहा हूँ अंधश्रद्धा वाली चीज़ें देखकर, बहुत डर लगता है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तुषार मोती वाले। तुषार मोती वाले, इनका कहना है कि मैं अंधश्रद्धा की चीज़ें देखकर बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आप जो कुछ बता रहे हो उसके आधार पर मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ी साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए। ये डर एग्जैक्टली क्या है इसका डायग्नोसिस कीजिए। साइकेट्रिस्ट ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है जिसको मानसोपचार तज्ञ कहा जाता है। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर को आप पूछेंगे तो साइकेट्रिस्ट कौन है आपके गांव में, इसका पता आपको चल जाएगा। आजकल महाराष्ट्र के करीबन सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में साइकेट्रिस्ट हैं, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट प्लेस में तो होता है, उसकी आप मदद लीजिए। पहले आग्रह कीजिए कि मेरा डायग्नोसिस मुझे बताइए। जनरली साइकेट्रिस्ट डायग्नोसिस बताते नहीं है, केवल दवाइयाँ देते हैं। तो जाते ही उनके साथ बातचीत करने के बाद में उनसे आग्रह कीजिए कि मुझे क्या एग्जैक्टली हुआ है ये मुझे पहले समझाइए और बाद में मुझे दवाइयाँ दीजिए। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है इतना डर लगना, थोड़ा सा साइकेट्रिक हेल्प लेने की जरूरत है। अगर कोई लड़का, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अगर कोई लड़का या लड़की ऐसे नेचर का है कि उसको बार बार पार्टनर बदलना अच्छा लगता है, उसमें थ्रिल आता है, तो क्या ऐसे लोगों को मैरिज नहीं करना चाहिए? और अगर क्या ऐसे इंसान से शादी हो जाए तो वो बर्बादी हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? प्रीतम कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोगों को बार बार पार्टनर बदलना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों ने क्या अपने जीवन में शादी नहीं करनी चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2, इन लोगों के अगर किसी के साथ में शादी हो जाए तो दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाएगा क्या? देखिए, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमको अवसर मिलता है उसका फायदा उठाओ और इसलिए बार बार पार्टनर बदलते हैं। लेकिन यही लोग कभी अगर एक सीरियस शादी में एंटर करते हैं तो अपने आप को बदल भी पाते हैं। यानी एक सामान्य रूल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं कि वो शादी के पहले उनके पार्टनर 2-4 थे,
क्योंकि वो जानते थे कि हम विशिष्ट जाति में पैदा हुए हैं, हमको तो हमारे मन के अनुसार शादी करने का अवसर नहीं मिलने वाला है। बड़ी फैमिली है, बहुत रिच फैमिली है, उसी ढंग से हमारी शादी होने वाली है, और वो शादी को हमको निभाना है, तो उसके पहले जब तक हम पढ़ रहे हैं उस तब तक फ़ायदा उठा लो। तो फिर जितना फ़ायदा उठाना है उतना फ़ायदा उठाने की उसमें कोशिश होती है कि पहले से ये मान्यता है कि किसी के साथ में सीरियस रिलेशनशिप नहीं करनी है, केवल पार्टनर्स बदलने हैं। लेकिन यही लड़की की जब शादी होती है तो वो शादी अच्छे ढंग से कम बाहर लोगों को दिखे इस ढंग से निभाई जाती है, ये पहले से उसकी मान्यता रहती है। तो इस व्यक्ति का एग्जैक्टली नेचर क्या है इसके ऊपर डिपेंड होता है। सीधी सी बात है कि जिसको बार बार पार्टनर बदलने की आदत है, ऐसा अंदर से लगता है, वो कोई भी एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना उसके लिए संभव नहीं है, ऐसा अंदर से लगता है, उसने तो शादी के झंझट में गिरना ही नहीं चाहिए, दूसरे की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और किसी को शादी का आश्वासन भी नहीं देना चाहिए। और आज के ज़माने में अगर आप किसी को शादी का आश्वासन देकर रिलेशन रखते हो तो वो कानूनन अपराध भी है। क्लियर होना चाहिए इस बारे में कि मुझे शादी नहीं करनी है, जो पार्टनर्स मिलेंगे उनके साथ में मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, इस ढंग से बिताऊंगा। अगर आपको शादी करनी है तो शादी की जिम्मेदारियां आती हैं, कमिटमेंट भी आता है, समाज का भी प्रेशर होता है। केवल समाज के प्रेशर तक की बात सीमित नहीं है, ये दोनों के कमिटमेंट की बात होती है। अब ऐसे जोड़े हो सकते हैं कि नहीं, दोनों ऐसा तय करें कि हम शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, फिर भी हम स्वतंत्र रहेंगे, हो सकते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग उनके बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं, अलग ढंग से चर्चा करते हैं, लेकिन होते हैं। तो फिर किसी अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बार बार पार्टनर मुझे बदलने की आदत है, तो उसने कम से कम पार्टनर चुनते वक्त उसको ये सब बातें ठीक ढंग से समझा देनी चाहिए कि भाई मेरा ऐसा नेचर है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन शादी के बाद भी शायद मेरी ये आदत नहीं छूटेगी। ये अगर शादी के पहले आप बताते हो तो कम से कम आप एक वचन भंग नहीं करते हो, दूसरों को ठगते नहीं हो, इतना तो उसमें से क्लियर होगा। सामने की व्यक्ति तय करेगी ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे शादी करनी है नहीं करनी है। पहले के जमाने में तो पुरुष लोग काफी ऐसे इस ढंग से जीते थे, परंपरागत तरीके से एक औरत के साथ शादी करते थे, उसको घर में रखते थे और बाहर में ऐसा कुछ 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 करते थे, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये अलाउड है। यानी अलाउड है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सम्मानित तरीके से इसको देखा जाता है, उसके बारे में भी बुरी चर्चा होती है, उसको कम ही आंका जाता है, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, लेकिन चलता है समाज में। और इसीलिए तो वेश्या व्यवसाय इतने बड़े पैमाने पर चलता है। वेश्या व्यवसाय ये केवल अविवाहित लोगों के लिए नहीं चलता है, विवाहित लोगों के लिए भी चलता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अगर इक्वालिटी है तो स्त्री को भी उतना ही अधिकार है, पुरुष को भी उतना ही अधिकार है। आपको शादी करनी है तो कमिटमेंट तो रखना होगा, अगर नहीं रखना है तो शादी के झंझट में नहीं गिरना चाहिए। और शादी करनी है तो कम से कम दूसरे को ठग कर शादी नहीं करनी चाहिए, उसको पहले से ये बात बता देनी चाहिए। इतनी ईमानदारी तो अपने जीवन में रखनी ही चाहिए। हाँ, आजकल क्वेश्चन 11, आजकल कई लोग अपने माता पिता को छोड़ के संसार करते हैं और उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत कांबळे इनका कहना ऐसा है, सवाल ऐसा है कि आजकल कई लोग अपने माँ बाप को छोड़कर जीते हैं और उनको हवा पर छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सबसे बुरी अवस्था है। जिन माँ बाप ने हमको बचपन से लेकर आज तक संभाला है, बहुत मेहनत से हमको हमारा लालन पालन पोषण किया है, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। बेटे करके बेटी करके जिम्मेदारी है, इंसान कर जिम्मेदारी है, इसको तो किसी ने टालना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको किस ढंग से हमने निभाना है
इसमें बहुत सी प्रैक्टिकल बातें होती हैं। उस प्रैक्टिकल बातों के बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी है और हमको बहुत अच्छे ढंग से वो निभानी है, ये तैयारी हम में से हर व्यक्ति ने रखनी ही चाहिए। नहीं तो हम कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं, ये हमने समझ लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे बीबी को पसंद नहीं है हमारे घर में माँ बाप को रखना, तो कम से कम माँ बाप बहुत शांति से और अच्छे ढंग से जी पाए, ये व्यवस्था करनी तो हमारी जिम्मेदारी है। उतना तो हमने करना चाहिए, उतनी जिम्मेदारी तो हमने लेनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, किस ढंग से पर्याय निकालना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल बातें हमको ठीक ढंग से हैंडल करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में ये घर घर के प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 कारणों से हैं। आजकल करियर के कारण अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में लोग रहने के लिए जाते हैं, वहाँ की कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं। माँ बाप को वहाँ ले जाना उचित नहीं होता है कई कारणों से, उनकी तरफ देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, यहाँ से लेकर कई प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली हमको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात हमारे सामने होनी चाहिए कि जैसे माँ बाप ने हमको बड़े करने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई थी, वो जिम्मेदारी हमारी है, वो जिंदा है, तब तक उनको अच्छे ढंग से रखना ये हमारा कर्तव्य है और वो हमको निभाना चाहिए। आज के ज़माने में अगर कोई बेटा इस ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो माँ बाप ने जो महाराष्ट्र में कम से कम कानून बना है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बेटे से आवश्यक है वो जीवन के लिए, यापन के लिए पैसे प्राप्त करने चाहिए। पुलिस में इसके बारे में कंप्लेंट भी हो सकती है, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए ऐसे रिलेशंस में। ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, मुझे भी लगता है। आगे क्वेश्चन 12, मेरे पसंद का जोड़ीदार मुझे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? विठ्ठल पाटिल खराटे। विठ्ठल पाटिल खराटे, इनका सवाल है कि मेरे पसंद का साथी मुझे मिले, इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए। देखिए, अभी साथी मिलना चाहिए, ये मेरी आवश्यकता है, ऐसा जिस व्यक्ति को लगता है उसके लिए तो बहुत चांसेस है आज के ज़माने में। आप अलग अलग ढंग से साथी को ढूंढ सकते हैं। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको आप डायरेक्टली, जो लोग आपको लगता है कि ये मेरे साथी बनने लायक है, उनको डायरेक्टली, लेकिन सभ्यता के सभी नियम अमल में लाकर बहुत अच्छे ढंग से पूछना चाहिए कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे लगता है कि आप मेरी अच्छी साथी बन सकती हो। आपका हाँ होगा तो मुझे आनंद होगा, आपका ना है तो आपको कहने का अधिकार है। 2 फीट दूरी से शांति से पूछिए और इसका बुरा मत मानिए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा। आपको क्या लगता है कि यह गलत है, ना कर दीजिए, ये करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आसपास में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, तो फिर उसके लिए अलग अलग मार्ग है, अलग अलग तरीके हैं। रिश्तेदारों के जरिए कुछ प्रपोजल्स लाना, आजकल इंटरनेट का भी लाभ उठाएं, लेकिन वहाँ बहुत बारीकी से जांच करें। वहाँ बहुत फ्रॉड्स होते हैं, गलत जानकारी दी जाती है, कुछ फिशिंग भी होता है, कुछ लोगों को अटकाने की कोशिश भी होती है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी शादियाँ भी होती है, दोनों होता है। तो इंटरनेट के जरिए अलग अलग जो इस ढंग की शादी.com वगैरह जैसी वेबसाइट्स होती है, उसके जरिए ढूंढने की कोशिश कीजिए। पेपर्स में एड्स होती है, उसका उपयोग कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके आसपास ही कोई आपको अच्छा साथी मिले। मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो परंपरागत तरीका भी अमल में लाइए। आज के आधुनिक साधनों से जो तरीके पैदा हुए उसका भी उपयोग कर लीजिए, लेकिन बहुत सावधान रहिए, कहीं आपको यहाँ पर कोई ठग ना जाए, इसके बारे में बहुत ही सावधान रहिए।
क्वेश्चन 13, आजकल जब स्त्री और पुरुष दोनों बाहर काम करते हैं, घर के बाहर बहुत देर रहते हैं, तो ऐसे में बाहर से अगर मैरिज में थोड़ा भी स्ट्रेस रहे तो बाकी लोग भी उनको बरगलाते हैं और उनको भी अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, और ऐसे में अगर वैसे रिलेशन हो जाए तो वो जो दूसरा इनोसेंट पार्टनर है वो ऐसे में क्या करे? चंदन वर्मा ने इनका सवाल। चंदन वर्मा जी, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल के ज़माने में स्त्री पुरुष दोनों अगर बाहर काम करते हैं, बहुत समय तक बाहर रहते हैं, और घर में किसी कारणवश पति पत्नी में थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो बाहर के लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं, और इसमें अगर बाहर किसी एक पार्टनर का रिलेशन पैदा हो जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, ये घर घर की कहानी है आज की। जो आधुनिक शहर है, उन शहरों में घर में जितना समय पति पत्नी रहते हैं उससे ज़्यादा वो बाहर ज़्यादा रहते हैं। ऑफिस में 8-8 घंटे एक साथ में रहते हैं, एक ही कमरे में बैठते हैं। घर में बहुत समय कम मिलता है, रात का समय दोनों सोने में ज़्यादा गुजारना पड़ता है, क्योंकि 7 घंटे 8 घंटे तो सोना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप जैसा कह रहे हो ऐसा होना पॉसिबल है। जैसे ही इस बात की भनक मिलती है, क्लियर कट बात होनी चाहिए, प्यार से बात होनी चाहिए। क्यों भाई, आपको क्या लगता है, ऐसा चलना ठीक है क्या? ये इस ढंग के रिलेशन चलने वाले हैं क्या? फिर भी हमने साथ में जीना चाहिए कि नहीं? बहुत क्लियर कट, बहुत मैच्योरली इसके बारे में बात होनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप करना, प्रत्यारोप करना, गाली गलौज करना, इसमें से कुछ निकलता नहीं। फिर बार बार शंका प्रदर्शित करना, इसमें से कुछ निकलता नहीं। मैंने जब आपको बात की आपके साथ में पहले के, अगर आपने प्रोग्राम्स नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, पूरे के पूरे जीवन साथी पार्ट 5 तक। उसमें मैंने कहा है कि हर पति को, हर पत्नी को ये जीवन में सीखना पड़ता है, अगर आनंद से शादी में जीना है तो मेरी प्रामाणिकता मेरे साथ, तेरी प्रामाणिकता तेरे साथ। मैं अगर शादी में प्रामाणिक रहना चाहता हूं तो मैं रहूंगा। मेरा पार्टनर है कि नहीं, इसके झंझट में मैं नहीं गिरूंगा। जब तक मैं आंखों से देखता नहीं हूं, मेरे सामने कोई प्रमाण आता नहीं, अपने आप ढूंढते बैठूंगा नहीं मैं, तब तक मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने शादी मेरे जीवन में आनंद से जीने के लिए की है। मेरी पत्नी मेरे साथ प्रामाणिक रहेगी तो मैं जीवन में आनंद से जीऊंगा, इसके लिए नहीं की है। आपके जीवन का आनंद आपके पत्नी के प्रामाणिकता पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, या फिर आप पत्नी हो तो आपके जीवन का आनंद आपके पति के प्रामाणिकता पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेरा आनंद मेरे पर डिपेंड है। ये सबसे पहले आज के जमाने में पति पत्नी को सीखना पड़ता है, तो ही वो शादी में आनंद से जी सकते हैं। अब बंबई जैसे शहर में घर से पति सुबह निकलता है 7 बजे और रात को 7-8 बजे घर में आता है, पूरा थका हुआ। कभी 9 बजते हैं, 2-2 घंटे प्रवास में जाते हैं। ऐसे स्थिति में वो अपनी पत्नी क्या कर रही है, क्या करती थी, वो चाहे ऑफिस में काम करो चाहे घर में रहो, कहां सोच सकता है? सोचेगा तो जी नहीं पाएगा। इसलिए इसके बारे में हमने बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरी प्रामाणिकता मेरे साथ, मेरे पार्टनर की प्रामाणिकता उसके साथ। और जब ऐसा सवाल सामने आएगा, आइदर पार्टनर खुद होकर बोलेगा या फिर हमारे सामने किसी कारणवश एक्सीडेंटली कोई प्रमाण आएगा, तब उसके बारे में खुलकर बात करो और बहुत मैच्योरली निर्णय लो। निर्णय लेने का आपको अधिकार है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने पत्नी के साथ में इतना प्रेम करता हूं कि उसका और किसी के साथ में रिलेशन होना ये मुझे सहन ही नहीं होता है, मुझे अपमान लगता है। तो आपके हाथ में निर्णय है। ठीक है, हम अलग हो जाएंगे, प्यार से झगड़ा ना करते हुए अलग हो जाएंगे। आप पर मैं आरोप करते बैठूं, आप मुझ पर आरोप करते बैठे, प्यार से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं। ये मेरे लिए
सहन करना संभव नहीं है। और शादी तो मैंने आनंद के लिए की है। रात दिन मेरे दिमाग में वही बात चलेगी कि मेरे पत्नी के और किसी के साथ में रिलेशन है और उसी के साथ में मैं रह रहा हूं, तो मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं अलग हो रहा। अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं पत्नी को छोड़ ही नहीं सकता हूं, इतना उससे प्यार करता हूं, तो क्या यह मैं सहन कर सकता हूं? इसके बारे में सोचिए। और जो भी निर्णय लेना है, दोनों ने मिलकर शांति से मैच्योरली निर्णय लेना चाहिए। मेरे पत्नी ने और किसी के साथ में उसका रिलेशन आया, ये मेरा अपमान है, ये भी नहीं मानना चाहिए। ये मेरे पौरुषत्व का अपमान है, ये भी नहीं मानना चाहिए। मैं अपने पति को संतुष्ट करने में कहीं तो भी कम गिर रहा था, इसलिए पत्नी ने ऐसा किया, ये भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। इसका उससे कोई संबंध नहीं होता है। इसके बावजूद रिलेशन हो सकते हैं, एक दूसरे को पसंद किया जा सकता है। तो बहुत प्यार से बात कर कर मैच्योरली इन चीज़ों का आज के ज़माने में निर्णय लेना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे पत्नी ने ऐसा बर्ताव किया तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मार डालूंगा, ये मेरे खानदान का अपमान है, मेरे पौरुषत्व का अपमान है। तो आप इंसान भी कहने के लायक नहीं हो, इतना ही इसका मतलब है। तो मैं ऐसे लोगों को कोई सलाह भी नहीं देना चाहूँगा कि जो लोग इस ढंग की सोच रखते हैं कि पत्नी ने ऐसा कुछ किया तो उसको मार डालना चाहिए, पति ने ऐसा कुछ किया तो उसका मर्डर कर डालना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको मैं कोई सलाह भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंसान भी कहने के लायक लोग नहीं हैं। और ऐसे लोगों के संख्या बहुत कम है ये समाज में। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये समाज का क्या हो जाता ये कह नहीं सकते। क्योंकि शादी में इस ढंग के डेविएशंस होना ये कोई बहुत अपवादात्मक स्थिति नहीं है। पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ में प्रामाणिक रहना चाहिए, ये हमारी आदर्श कल्पना है, अच्छी कल्पना है, दोनों के लिए बहुत अच्छी कल्पना है। लेकिन वास्तविकता अलग हो सकती है, ये फैक्ट है, ये भी हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आजकल के नेक्स्ट क्वेश्चन 14। आजकल के मी टू मूवमेंट के जमाने में खुद के वाइफ से कैसे बिहेव करें? अंकुर जाधव इनका सवाल है कि आजकल के मी टू के मोमेंट के ज़माने में अपने वाइफ से कैसे बर्ताव करें। अभी मी टू का तो वाइफ से तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप शायद थोड़ा उदाहरण गलत पूछ रहे हो। हाँ, आप ऐसा पूछ सकते थे कि अपने कलीग के साथ कैसा व्यवहार करें, या फिर जो लड़की आपको अच्छी लगती है उसके साथ में कैसा व्यवहार करें। पत्नी के साथ में आपने पत्नी के साथ में थोड़ा सा कम ज़्यादा व्यवहार किया तो पत्नी तो कोई मीटू के मोमेंट के अंतर्गत आपके प्रति तकरार नहीं करने वाली है, शिकायत नहीं करने वाली है। हाँ, अगर आपने हिंसक कार्रवाई की, उसको पीटा, तो जैसे हमारे एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं सैराट के, उन जैसी केस हो जाएगी। वो पत्नी आकर खुलकर बोलेगी और उनको बोलने का अधिकार है। हालांकि उन डायरेक्टर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अपने पत्नी के बारे में उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया है। उन्होंने उन पर हाथ उठाया है, मारपीट करते थे। ये तो गंदी बात है, ये तो साथ कोई समर्थन नहीं करेगा। तो वैसा तो बर्ताव आपने नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अभी पत्नी को पूछा नहीं और आपने उनको हाथ लगा दिया, तो उसके लिए तो वो कोई मीटू के अंतर्गत कोई आपके प्रति शिकायत नहीं करने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूड नहीं तो कहेंगे मेरे बिल्कुल मूड नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे। वो उसका सम्मान हमने करना चाहिए, सीखना चाहिए। पत्नी हुई इसलिए बलात्कार करने का अधिकार नहीं है हमको। उसके मूड के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, उसको भी हमारे मूड के अनुसार चलना पड़ेगा। इतना ध्यान तो एक दूसरे का रखना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात है। मीटू के कारण पति पत्नी ने इतना डरने की बात नहीं है। सवाल आता है जहाँ केवल ऐसे विवाह के संबंध नहीं है, अभी तक होने के हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, या फिर कलीग सर्कल साथ में काम कर रहे हैं, वहां किस ढंग से इसको देखा जाए, ये बहुत महत्व का विषय है और इसके बारे में ठीक ढंग से बात करनी भी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर पुरुष ने किसी भी हालत में आगे के स्त्री का पूरा सम्मान रखना चाहिए। किसी भी तरीके से
उसका अपमान हो, उसके शरीर का अपमान हो, उसके शरीर पर या उसके मन पर आक्रमण हो, ऐसा बर्ताव किसी पुरुष का नहीं रहना चाहिए। यह तो सबसे पहले बहुत सीखना आवश्यक है। मुझे हमेशा दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स हैंडल करने पड़े, खास कर जो लड़कियां टीनेजर्स हैं। मेरे वर्कशॉप के बाद में कई लड़कियां आकर मिलते गई है, कहते गई है कि सर क्या करें, पुरुष इस ढंग से बर्ताव करते हैं, कहां का हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। बस में प्रवास करो तो भी वही बात, ट्रेन में चढ़ते उतरते समय लेडीज डब्बे में भी चढ़ते हैं फिर भी यही बात, क्योंकि आखिरी में पुरुष जहां बहुत इकट्ठा होते हैं वहां से तो जाना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो भीड़ है। घर में होते हैं वही बात, कोई रिश्तेदार ऐसी कोशिश करता है, ऑफिस में काम करते हैं वहीं यही बात, कॉलेज में यही बात। तंग आ जाते हैं हमारे शरीर का, हमको इतना गुस्सा आता है कि क्या करें। तब मुझे हमेशा इन लड़कियों को समझाना पड़ा कि समझ लो कि आपको इसी जीवन में पुरुषों के साथ में ही जीना है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, सज्जन और दुर्जन। सज्जन पुरुष की व्याख्या क्या है? आप किसी पुरुष को अच्छी लगी, उसने एक बार आपके साथ कोशिश की, कोशिश यानी बलात्कार की नहीं, टच करने की प्रेम व्यक्त करने की, अच्छी लगती हो कही, और आपने नकार दिया, स्पष्ट शब्दों में, दृढ़ शब्दों में नो कह दिया, मुझे इस ढंग की बात पसंद नहीं, फिर से मुझे शरीर को कभी हाथ नहीं लगाने का, टच भी करने का सवाल नहीं। और उसके बाद में वो पुरुष कभी आपको टच करने की कोशिश नहीं करता है, उस ढंग की बात करने की कोशिश नहीं करता है, इसको हमारे समाज में सभ्य पुरुष कहते हैं। जो बार बार कोशिश करता है वो दुर्जन है। आप पहले प्रकार के पुरुषों से अगर अस्वस्थ हो जाओगे तो जिंदगी में जीना असंभव है, जी नहीं पाओगे। पहले ढंग के पुरुष आपको हमेशा हर जगह मिलते रहेंगे, उनको बड़े ही कठोर शब्दों में लेकिन अपमान न करते हुए नो कह दीजिए, समझ लीजिए कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। पुरुषों पर इसी ढंग के संस्कार होते हैं। माए जब ये संस्कार बदलेगी तब जाकर 2-4 पीढ़ियों में पुरुषों में अंतर आएगा। अभी तो ऐसे ही है, लड़की अच्छी लगी कि थोड़ी सी कोशिश करके देखने चाहिए, तो कठोरता से ना कहना सीखो, बिना डरे मुंह पर बोल दो, लेकिन प्यार से बोलो कि ये बात चलेगी नहीं, मैं प्यार से कह रही हूं, आपका अपमान नहीं कर रही हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुझे चलेगा, मेरे नो का मतलब हाँ नहीं है। सभ्य पुरुष फिर से कभी इस ढंग का ट्राई आपके साथ करना नहीं चाहेगा, नहीं करेगा। और ऐसे ही पुरुषों के साथ में आपको जिंदगी में जीना है, ऑफिस में जीना है, कॉलेज में जीना है, रास्ते में जीना है, हर जगह जीना है। अब रहे दूसरे ढंग के पुरुष, उनको अलग ढंग से आपको टैकल करना पड़ेगा। एक बार ना कहने के बाद भी इस ढंग से बर्ताव करते हैं तो फिर आपको केवल प्रेम से ना कहने से काम नहीं होगा, बहुत दूसरे तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। अब मेरे सामने हमेशा सवाल होता था कि दूसरे तरीके के कदम क्या हो सकते हैं उस जमाने में। जैसे मेरे नागपुर के विद्यापीठ परिसर में, अब मैं पत्रकार भी बना था, नया नया पत्रकार था, महाविद्यालय परिसर तरुण भारत जो नंबर 1 वहाँ का डेली था विदर्भ का, उसमें आर्टिकल्स लिखता था, मेरी तरफ एक कॉलम था। वहाँ कुछ डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं लूँगा, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहाँ सीखने के लिए आते थे, लेकिन ग्रेजुएशन एक डिपार्टमेंट था वहाँ पर। और वहाँ के लड़के, वहाँ लड़कियाँ बहुत कम रहती थी उस डिपार्टमेंट में, और वो लड़के लड़कियों को बहुत तकलीफ देते थे। अब ये एमए करने के लिए आई हुई, एमएससी करने के लिए आई हुई पोस्ट ग्रेजुएट सब लड़कियाँ उनको तकलीफ दे रहे हैं, अलग अलग ढंग से छेड़खानी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया,
पहला स्टेप, अमुक अमुक डिपार्टमेंट्स के लड़के ऐसे ऐसे लड़कियों को तकलीफ देते हैं, ये बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया और उसी के नीचे लिखा कि ये रुका नहीं तो उनके नाम लिखे जाएंगे। अब जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे मेरे कुछ मित्र थे, उनके जरिए नाम मिल जाते थे मुझे। उसका पहला असर बहुत बुरा हुआ, रिएक्ट हुए सब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिएक्ट हुए, उन्होंने लड़कों को भड़काया। अब लड़के मारने के लिए वगैरह वगैरह। अब तो मैं जेल रिटर्न था, इंदिरा गांधी से टक्कर लेकर आया था, जेल में इतने बड़े गुंडों के साथ में 10 महीने गुजारे थे, डर नाम की कोई चीज तो बची नहीं थी। मैं सीधा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से टकरा गया और कहा कि मुझे मालूम है आपने उचकाया है, मैं तो शायद इन विद्यार्थियों का बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका बहुत बिगाड़ पाऊंगा। आपके ऊपर स्वतंत्र आर्टिकल लिखूंगा, आपके डिपार्टमेंट के लड़के क्या करते हैं और आप उनको कैसा प्रोत्साहन देते हैं। वो जानते थे कि वीसी से सब लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी जानते हैं। सब बात बदल गई, मुझे कभी उनके नाम बोर्ड पर लिखने नहीं पड़े, लेकिन इस ढंग से लड़कियों को तकलीफ देना बंद हो गया। अब ये तरीका उस समय में मैंने उपयोग में लाया था, लेकिन ये जब लड़कियां मुझसे पूछती थी कि सर ठीक है, पहली बात तो हमने समझ लिया आपसे कि कुछ सज्जन लोग इस ढंग का बर्ताव हमारे साथ करेंगे, उनको हम इस ढंग से रोकेंगे और वो रुक भी जाएंगे, लेकिन जो सज्जन ने उनको रोकेंगे कैसे? और मेरे सामने भी बहुत बड़ा प्रयास था, यानी मेरे सामने भी बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे रोका जाए। पुलिस की मदद लो। अब ठीक है, मेरी पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोगों से, तो उनसे अच्छी मदद मिलती थी, कई बार ऐसी मदद उन्होंने की भी, लेकिन ये आम लड़कियों के लिए तो नहीं हो सकता है कि पुलिस की मदद ले। पहले ही पुलिस के पास जाने के लिए डरेगी, पुलिस भी उनके साथ में किस ढंग से व्यवहार करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, शायद वही गलत व्यवहार उनको वहाँ पर देखने को मिले। क्या किया जाए, मेरे सामने सवाल था। और ये मी टू मूवमेंट ने उसका जवाब बहुत सुंदर तरीके से दिया है। अभी मैं जाहिर तरीके से कहूंगा, ये मूवमेंट का तो समर्थन हर व्यक्ति ने करना चाहिए। जिसको स्त्री का सम्मान करना जरूरी लगता है, उस हर व्यक्ति ने इसका समर्थन करना चाहिए। मैं ही नहीं, हर पुरुष ने करना चाहिए और स्त्री ने भी करना चाहिए। सालों से स्त्रियां ये सहते आई है। ये टीनेजर्स लड़कियों का तो मैं हमेशा ये उनकी मानसिकता देखते आया हूं, कितनी अस्वस्थ होती है, कितनी डिप्रेस होती है। माँ बाप से कह नहीं सकती, माँ बाप से कहेंगे तो उनको बाहर गिरना मुश्किल हो जाएगा, भेजेंगे नहीं, वो डरेंगे और पढ़ाई रुक जाएगी, यहां से लेकर हर बात होती थी। अब मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घूमता था वर्कशॉप लेने के लिए, इसलिए छोटे गांवों को भी लड़कियों की यही समस्या, बड़े गांव के लड़कियों की भी यही समस्या, शहरों के लड़कियों की भी यही समस्या। क्या करे समझ में नहीं आता था। अब ये मी टू की जो मोमेंट है वो इतनी महत्व की हो गई, अगर आपको एक बार नहीं कहने के बाद कोई दूसरी बार भी उसी ढंग से बर्ताव करने की कोशिश करता है तो सीधा उसका फोटो अपलोड कर दो, मेरे साथ इसने ऐसा बर्ताव किया, ऐसा बोल दो। पुरुषों को सबक सिखाना, और केवल सबक नहीं, उनको सभ्यता सिखाने का यही एक उत्तम मार्ग है। मैं पुरुष हूं, इसके बावजूद ये बोल रहा हूं, पुरुषों को सभ्यता सिखाने का यही एक मार्ग है। आप तो किसी का भी कहीं से भी आसानी से फोटो निकाल सकते हो, उसको एडिट कर कर केवल उसका ही भीड़ में का फोटो रहेगा, ये खबरदारी ले सकते हो। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, एक बार मना करने के बावजूद इसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया, यह भी उसमें नमूद करो। पहली बार मैंने प्यार से समझाया, इसके बावजूद दोबारा इसने ऐसा बर्ताव किया, और ये फोटो अपलोड कर कर सीधा सोशल मीडिया पर डाल दो। ये बहुत बड़ा हथियार आज मी टू मूवमेंट के कारण और सोशल मीडिया होने के कारण स्त्रियों के हाथ में आया है। ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा मैं कहूंगा कि कभी किसी पर झूठा आरोप मत करो।
इससे और गंभीर बात कोई हो नहीं सकती है। जो कोई व्यक्ति दूसरे पर झूठा आरोप करती है वो अपने जीवन में कभी शांति से जी नहीं सकती। उस व्यक्ति का जो नुकसान होने का है वो तो हो जाएगा, लेकिन झूठा आरोप कभी किसी पर मत करो। कोई क्षणिक फायदे के लिए ये मोमेंट का गैर फायदा, गलत फायदा किसी ने नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है कई बार हमारी गलतफहमी हो जाती है, तो हमेशा ये फोटो अपलोड करने के पहले और अपना मत व्यक्त करने के पहले ये मेरी गलतफहमी तो है नहीं, इसके बारे में निश्चित ही कर लो। कभी कभी गलती से हाथ लग जाता है, सामने के व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। अभी मैं सीधा कहूं, आशा भोसले जी से मैं बहुत मिलना चाहता था, लेकिन कभी मिला नहीं था। जिन दिनों पत्रकार कार्यक्रम में एक्टिव था उन दिनों भी मिलना नहीं हुआ। उनका मैं बहुत फैन हूं। एक दिन मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में कोई नाटक देखने के लिए गया था और बीच में फोन आया, इसलिए उठना पड़ा। और बाहर आते वक्त डोर पर आशा भोसले जी से मेरी जोरदार टक्कर हो गई, क्योंकि मैं फोन पर बोलते चल रहा था। उनका भी शायद ध्यान नहीं था, किसी के साथ में बात करते करते वो डोर से अंदर घुस रही थी। जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर ऐसी विचित्र हुई कि कोई भी स्त्री भलता आरोप कर सकते थे, कोई भी आरोप कर सकते थे। अब आशा भोसले जी उम्र से मेरे से बहुत बड़ी है। वो बाल गंधर्व रंग मंदिर के आसपास के जो लोग खड़े थे वो सब लोग मुझे भी जानते थे, उन्हें भी जानते थे। कुछ लोगों ने ये टक्कर क्यों हुई ये देखा था। तो हमारे जीवन में इस ढंग से ऐसी कोई बातें होती है कि जिसमें किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इस कारण गलतफहमी तैयार हो सकती है। अब आशा भोसले जी भी कि नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, इस कारण पहचान हो गई, उल्टा ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है, समझो वो स्त्री आशा भोसले जी नहीं होती, एक जवान लड़की होती, वो मुझे नहीं पहचानती, उसका भी ध्यान नहीं, एकदम से जाकर मैं उससे भिड़ गया, मेरा भी ध्यान नहीं, लेकिन उसको तो लगेगा ना मेरे पर भिड़ गया ये आदमी, डिलिबरेटली इसने किया, तो दूसरा प्रकार हो जाता था। तो इसलिए हमेशा हमारे जीवन में जो भी लड़की इस ढंग की कंप्लेंट करती है, फोटो अपलोड कर अपना विचार मीटू के अंतर्गत लिखती है, तब उन्होंने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो समझ रही हूं वो करेक्ट है ना, इसमें कोई गलत फहमी की गुंजाइश तो नहीं है, सामने के व्यक्ति पर मैं झूठा तो आरोप नहीं कर रही हूं। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। मीटू मोमेंट बहुत सुंदर है, वो आप कृपया उसको पत्नी के साथ मत जोड़िए। ये पत्नी के और पति के रिलेशन के बीच की बात नहीं है। ये त्रयस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए ये मीटू मोमेंट है। मुझे लगता है ये अगर हमने इसका सही माने में समर्थन किया और उस कारण पुरुष का बर्ताव अगर सुधर गया तो बहुत बहुत अच्छा जीवन लड़कियों को मिल सकेगा। वो आश्वस्त हो सकेगी, अपने आप को रास्ते पर भी सही माने में सुरक्षित महसूस कर पाएगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।